तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है स्वराज का, जो कि फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड है, इसको जानते हैं। तो गांधी जी का जो स्वराज का जो कंसेप्ट है, जो कि फ्रीडम के साथ मिलता जुलता है और हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक अहम पिलर है, क्योंकि भारत में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर गांधी जी ने इस पॉलिटिकल थॉट, इस पॉलिटिकल प्रिंसिपल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज करा था, जिसको बोला जाता है स्वराज। जो ये टर्म है स्वराज, ये शब्द अपने साथ दो तरह के मीनिंग को, दो तरह के शब्दों को लेकर चलता है। एक है स्व, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ, एंड राज मीन्स रूल। अब इसके दो मतलब निकल कर आते हैं। एक तो सेल्फ, मतलब इतना तो समझ में आ गया हमें कि सेल्फ रूल है, लेकिन सेल्फ रूल क्या? देखो, इसकी इंटरप्रिटेशन दो दायरों के अंदर है। एक तो इंडियंस जो हैं, कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है ना ये, तो इसलिए मैं आपको एसोसिएट करके बता रहा हूँ इंडिया के एग्जाम्पल के साथ, कि इंडियंस हैं, इंडियंस शुड बी रूल्ड बाय इंडियंस ओनली। हिंदुस्तानियों के ऊपर जो शासन चले वो एक बॉडी ऑफ पर्संस के द्वारा चलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सरकार या प्रशासन। लेकिन उस प्रशासन, उस सरकार में हिंदुस्तानी लोग ही होने चाहिए। अगर इस फर्स्ट पॉइंट को हम हटा दें कि इंडियन शुड बी रूल्ड बाय इंडियंस ओनली, तो यानी कि स्वराज या फिर आजादी की लड़ाई का तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हिंदुस्तानी तो वैसे भी रूल करे जा रहे थे किसी ना किसी एक फॉर्म ऑफ सरकार के द्वारा। लेकिन हम क्या चाहते थे, ऐसा नहीं हो वो कि वो कोई सी भी फॉर्म ऑफ सरकार हो। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हिंदुस्तानियों के ऊपर एक हिंदुस्तानी ही रूल करे, वही सरकार का पार्ट हो, वही प्रशासन का पार्ट हो। दूसरी चीज, गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल कोनोटेशन नहीं देना चाहते थे स्वराज की। आई रिपीट माई वर्ड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनो। गांधी जी स्वराज की सिर्फ पॉलिटिकल कोनोटेशन नहीं देना चाहते थे। गांधी जी ने स्वराज का मीनिंग एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर भी एक्सपेंड करा है। जहां पर गांधी जी का बोलना था कि स्वराज मीन्स रूल ओवर सेल्फ। आप अच्छे तरीके से अपने पॉलिटिकल नेचर को, साइकोलॉजिकल नेचर को, मॉरल नेचर को, एथिकल नेचर को और फिलोसफिकल नेचर को समझो। इसको अगर हम आगे चलकर एक्सपेंड करें तो बात हम फिर अपने खुद की एनालिसिस से ये भी कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर टॉलरेंस को बिल्ड करना, एक इंडिविजुअल के अंदर एक टॉलरेंस को बिल्ड करना, उसके अंदर अगर आईक्यू है, आईक्यू के साथ साथ उसके अंदर ईआई या फिर ईक्यू को भी लेकर आना। ईक्यू या ईआई का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल कोशंट। तो अब स्वराज के दो मीनिंग हम समझते हैं। तो स्वराज कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ रूल ऑफ द सेल्फ, हिंदुस्तानियों के ऊपर हिंदुस्तानियों का ही शासन हो, एंड रूल ओवर सेल्फ। आपको अपने आप को भी, अपनी नीड्स को, इमोशंस को, मेंटल वेलबींग को, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर हम स्वराज को भारत की आजादी की लड़ाई के कंटेक्स्ट के हिसाब से समझें तो हमें पता लगेगा स्वराज इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया रेफर टू फ्रीडम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डिमांड। हम आजादी की बात कर रहे थे। आजादी किसकी? कि हमारा जो नेशन स्टेट है, हमारा जो नेशन स्टेट है उसकी जो कमान है, स्पेशली उसकी पॉलिटिकल व्यवस्था, उसकी
सामाजिक व्यवस्था और उसकी आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों से हटकर वो गिने चुने हिंदुस्तानियों के हाथों में आ जाए, और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन से हिंदुस्तानियों के हाथ में आएगी और कैसे आएगी वो पावर। तो हम इस चीज से फ्रीडम चाह रहे थे कि हमारे ऊपर जो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बंदिशें जो लगी हुई हैं, अंग्रेजी हुकूमत ने जो हमारे ऊपर लगाई है, हम उनसे निजात हो सके, हम उनसे आज़ादी प्राप्त कर सकें। और फिर हमने फ्रीडम को एज अ वैल्यू भी प्रीच करा एट सोशल एंड कलेक्टिव लेवल। मतलब फ्रीडम को क्या, स्वराज को सबसे पहले पॉलिटिकल लेवल पर कि हिंदुस्तानियों के ऊपर हिंदुस्तानी का ही रूल होना चाहिए, नॉट ब्रिटिशर्स। और फिर जो रूल ओवर सेल्फ है उसको हमने एक वैल्यू की तरह प्रीच करा, ठीक है, एज एट सोसाइटल एंड कलेक्टिव लेवल। तो स्वराज जो है, इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट रैलिंग क्राई इन द फ्रीडम मूवमेंट, जिसने बाल गंगाधर तिलक को भी इंस्पायर करा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी गई थी इस कंटेक्स्ट में कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। वो मासेस को बेसिकली इंस्पायर करना चाहते थे ये स्टेटमेंट कहकर। तो ये स्वराज की अंडरस्टैंडिंग ये थी एज रूल ओवर सेल्फ, खुद के ऊपर रूल करने वाली अंडरस्टैंडिंग जो है स्वराज का जो दूसरा मीनिंग है, जिसकी झलक हमें महात्मा गांधी के एक बुक में देखने को मिलती है जो कि लिखी महात्मा गांधी ने, नाम था उसका हिंद स्वराज। कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हिंद स्वराज बुक किसने लिखी, तो उसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। जहां पर गांधी जी ने बोला कि गांधी जी ने समझाया कि उनका स्वराज से मतलब क्या है, क्योंकि स्वराज का जो मीनिंग है ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि स्वराज वर्ड जो है वो गांधी जी ने इन्वेंट करा था। स्वराज जो वर्ड है वो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग टाइम पर देते चले आए थे हमारी आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में। और वहां पर स्वराज के जो मीनिंग होते थे वो अलग अलग होते थे, अलग अलग कंटेक्स्ट में। गांधी जी का स्वराज का मॉडल जो है वो पॉलिटिकल दायरे से बाहर निकलकर एक इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटल लेवल की भी बात करता है, इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटल लेवल, ठीक है। तो अपनी इस बुक हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा कि ये स्वराज, इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। स्वराज का पहला मीनिंग पॉलिटिकल व्यवस्था से ज्यादा हमारी खुद की व्यवस्था, हमें अपने आप को रूल करने का जो कर्तव्य है, जो एक दायरा है, उसको निभाना आना चाहिए। तो स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम, स्वराज सिर्फ किसी प्रकार की आजादी नहीं है, लेकिन हमारा हमारी लिबरेशन, हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, सिर्फ पॉलिटिकल स्वतंत्रता नहीं कि देश की बाउंड्रीज को किसी ने कब्जा कर रखा है वो छोड़कर चला गया, लेकिन इट इज अबाउट लिबरेशन इन रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केपेबिलिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन। जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे पर्संस, ऐसे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अगर हमारे देश में है जहां पर पावर उन लिमिटेड लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है इस प्रकार से कि वो एक माहौल को ऐसा बनने नहीं दे रहे हैं जहां पर लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रियलाइज कर सकें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर सकें, एज वेल एज वो अपने आप को डीह्यूमनाइजिंग टेंडेंसी से फ्री कर सकें। तो उस फॉर्म में गांधी जी का बोलना था अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर कि वो स्वराज नहीं है। स्वराज जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, बल्कि आपकी लिबरेशन है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पाओ, आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो, और आपके पास ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप जो है, जो डीह्यूमनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मानव अधिकारों की इज्जत नहीं करते हैं, कुछ लोग या तो वो सत्ता में बैठे हुए हैं या तो कुछ ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, या संविधान में कुछ ऐसी बातें लिख रखी हैं, आप उसको चैलेंज कर सको। तो यहां पर गांधी जी का यह मानना था कि अगर आप अपने इनर सेल्फ को समझते हो, ठीक है, और आप ये समझते हो कि आपका रिलेशन समाज में रहने वाले बाकी कम्युनिटीज या ओवरऑल समाज के साथ कैसा है, तो आप जो है स्वराज के रास्ते पर चल पड़े हो, या फिर स्वराज की रियलाइजमेंट आपको होने लगी है।
गांधी जी का ये भी मानना था कि डेवलपमेंट, देश में अगर जो डेवलपमेंट होती है, जो उन्नति होती है अगर देश की, दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यानी कि देश में डेवलपमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज जो है वो समाज को और लोगों को रियलाइज हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है उस प्रक्रिया में, उस डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, तो इट शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। नीडलेस टू से सच एन अंडरस्टैंडिंग इज एज रिलेवेंट टू द 20th सेंचुरी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि स्वराज की जो अंडरस्टैंडिंग गांधी जी ने दी वो उस टाइम पर भी उतनी महत्वपूर्ण थी जितनी आज है। ठीक है। और गांधी जी ने ये हिंद स्वराज की बुक कब लिखी थी? 1909 में। इंडियन काउंसिल सेट 1909 आया था ना यहाँ पर, शैनी याद है? ठीक है। ये तो हमने सारी चीज़ें कर ली थी, बॉक्स रह गया था हमारा हिंद स्वराज वाला, ये भी हमने कवर कर लिया। ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे दोस्तों एक चीज़ के बारे में कि फ्रीडम या दूसरे जो राइट्स हैं, आप मुझे बताओ एब्सोल्यूट वे में हमें उनको एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए विद सम और दी अदर काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स। एब्सोल्यूट वे में कोई अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेगा क्या? नहीं। ठीक है। तो सोर्सेस क्या है कंस्ट्रेंट्स के? ये कंस्ट्रेंट्स आएंगे कहां से? ठीक है। वैसे तो आप जानते ही हो, लॉ ऑफ द लैंड, रूल बुक, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी वो कुछ ऐसे कायदे, कानून, नियम वगैरह बनाएंगे जो कि कंस्ट्रेंट्स के सोर्सेस के वे में सर्व करेंगे। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस, जो बंदिशें जो होती हैं एक इंडिविजुअल के फ्रीडम पर जो लगती हैं, इट मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। ठीक है। इस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे मे बी इम्पोज बाय फोर्स और दे मे बी इम्पोज बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉज। या तो वो फोर्सफुल तरीके से आपके ऊपर थोपी जाए। अब फोर्सफुल तरीके से अगर थोपी जाएंगी तो हम उसको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। जहां पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जबरदस्ती थोपी जा रही हैं, जहां पर जनता का कंसेंट नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द जनता की मंजूरी नहीं है, तो ये तो फिर एक फीचर हुआ एक ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटोरियल रिजीम का, या फिर आप ये भी कह सकते हो कम्युनिस्ट रिजीम का, जहां पर सरकारें ये मानती हैं कि रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, लेकिन जनता को पसंद हो चाहे ना हो फोर्सफुली उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल डिस्कस करे थे सऊदी अरेबिया का, और दे में भी इम्पोज बाय अ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा करा जाएगा। सरकार तो यहां पर भी है, लेकिन सरकार यहां पर ऑथोरिटेरियन, डिक्टेटोरियल या फिर कम्युनिस्ट वे में बिहेव कर रही है। जनता को जो चीजें जिस वे में कंस्ट्रेंट्स उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिस वे में लगाए जा रहे हैं वो पसंद भी नहीं आ रहे, फिर भी उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। या फिर कंस्ट्रेंट्स कैसे रख सकते हैं? दे में बी इम्पोज बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉस, कायदे कानून नियम बनाकर और उसका पालन करवाकर, जहां पर इन लॉज से हमें ये देखने को मिलता है कि रूलर्स की जो पावर है वो लोगों के ऊपर है। ठीक है। विच में हैव द बैकिंग ऑफ फोर्स, कि कोई इन कायदे कानून नियमों को तोड़ नहीं सकता, ब्रीच नहीं कर सकता। दिस वॉज द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंटेड बाय colonial रूलर्स ओवर देयर सब्जेक्ट्स। ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर लगभग 300 सालों तक रही। ठीक है। हमारे देश के ऊपर 250 साल मान लेते हैं, सॉरी 300 साल नहीं, वो तो मैं मुगल रूल की बात करने लगा गलती से। ब्रिटिश हुकूमत 1600 में उनको क्या कहते हैं परमिशन मिली, और ठीक है मान लेते हैं 200-250 साल रही, जो भी रही। लेकिन वो सारा का सारा जो सेटअप है
स्पेशली जनता के ऊपर रूल करने का, इसको मेंटेन कैसे कर सके, क्योंकि वो एक चीज़ को फॉलो करते थे, डेट इज रूल ऑफ लॉ। और हमने ये चीज़ उन्हीं से सीखी है कि अगर कुछ भी चीज़ अगर हमें करनी है, जनता को कोई भी बात मनवानी है, या किसी भी लॉ के अंदर अगर हमें फोर्स की बैकिंग अगर चाहिए, तो हमें पहले कानून बना देना चाहिए, उसके अंदर वो प्रोविजन लिख देनी चाहिए, और फिर जनता से उसके ऊपर हामियां भरवानी चाहिए। तो दिस वॉज द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंटेड बाय colonial rulers over their subjects और by the system of apartheid in South Africa। ठीक है, इस प्रकार का जो कंस्ट्रेंट है, जो जबरदस्ती वाला होता है या फिर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग भी हो, तो कॉलोनियल रूलर्स जितने भी रहे अलग अलग कंट्रीज में, जो कॉलोनीज बनाकर जो रहे हैं, उन सारी पावर्स उन सारी कंट्रीज ने अपने इस कंस्ट्रेंट को एक्सेस करा है, या फिर साउथ अफ्रीका में जैसा देखा गया अपार्थाइड रिजीम के अंतर्गत। तो सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इनएविटेबल, मतलब गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इनएविटेबल कैसी कह रहा है, जहां पर वो बनने को ऑथोरिटेरियन भी बन सकती है, डिक्टेटोरियल भी बन सकती है, कम्युनिस्ट रिजीम हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। लेकिन ध्यान से समझना, बट इफ द गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक वन, तो जो मेंबर्स हैं ऑफ अ स्टेट, दे कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। कैसे? एक डेडिकेटेड मशीनरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके थ्रू डेमोक्रेसी में जनता के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाई जाती है, लॉज एंड एक्ट्स के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लगाई जाती है। और लॉ ऑफ द लैंड के अंदर कुछ प्रोविजन अगर पुरानी हो गई, तो वक्त, हालात और ज़माने के अनुसार उसके अंदर किन्हीं किन्हीं चीज़ों को फेरबदल कर कर अमेंडमेंट्स लाकर लगाई जाती है। तो मेंबर्स जो है, मेंबर्स ऑफ अ स्टेट, दे कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। यहां पर ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैं सरकार और प्रशासन के द्वारा बनाए गए लॉज, रूल्स, एक्ट्स, पॉलिसीज को अपनी ऊपर आंखें बंद करके बर्दाश्त करते रहेंगे। हमारा भी, सोसाइटी के मेंबर्स का भी कुछ कंट्रोल होता है ओवर देयर रूलर्स। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो हम डिसाइड करते हैं, जनरली सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर 5 साल के लिए, जनरली कह रहा हूं मैं, 5 साल के लिए हम लोग सत्ता में बिठाते हैं लोगों को, कुछ लोगों को, और वो एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी चलाते हैं, लॉज, एक्ट्स वगैरह बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करवाते हैं, और अगर कुछ फेरबदल करनी होती है तो अमेंडमेंट से कराते हैं। लेकिन अगर हमें ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती है, ठीक है, तो मेंबर जो है अपने रूलर्स के ऊपर कैसे जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। सरकार का फेरबदल कर देना। सरकार ए थी, उसने अच्छे से काम नहीं करा, तो सरकार बी लेकर आ जाना। ठीक है, डेट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली क्या है, लोग अपने ऊपर जो बंदिशें चाह रहे हैं, जब तक लोगों की अनुमति नहीं होगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी को बहुत अच्छे से पता था किसानों की ताकत इतनी है इस देश में कि वो तख्ता पलट करवा सकते हैं। मतलब हमें तख्ता पलट वैसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कूप कहते हैं वैसे उसको, लेकिन आने वाले जिन जिन राज्यों में इलेक्शंस होने वाले थे, वहां से बीजेपी का सफाया हो सकता है। किसान बिल को इसलिए उन्होंने वापस खींच लिया। दूसरा विवाद बहुत बड़ा होने लगा था हिट एंड रन केस बिल के ऊपर, उसको भी सरकार को वापस खींचना पड़ा, क्योंकि ये जो साल है, जनवरी के महीने में अंदर ही आया ये बिल, उसी महीने के अंदर बवाल हुआ। ये जो साल है, इस साल इलेक्शंस भी हैं, और कैसे भी करके सरकार अपने नंबर जो है वो लूज नहीं करना चाहती लोकसभा में। यहां पर इसका मतलब जनता अगर अपने पे आ जाए, तो सत्ता में बैठी सरकार
अगर मेजोरिटी नंबर से भी बैठी हुई है तब भी उसके ऊपर बंदिशें लगा सकती है जनता। यहां पर हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मेंबर जो है सोसाइटी का, उनका काफी हद तक कंट्रोल होता है अपने रूलर्स के ऊपर। बट कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी ऑफ द काइंड इम्प्लिसिट इन द कास्ट सिस्टम। फ्रीडम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सोशल इनइक्वालिटी की वजह से भी आ सकते हैं, सामाजिक असमानताओं की वजह से भी आ सकते हैं। अब ये वाले जो कंस्ट्रेंट्स है ना, ये पर्सन इनवाइट नहीं कर रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि पर्सन को अपने कास्ट या जिस भी प्रकार का उस समाज के अंदर शोषण होता है, होता हुआ आया है, और वो वहां की एक जनरल पहचान, एक जनरल नॉर्म बन गया है, उसको उसको सहन करना पड़ता है। अगर वो उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर नीचे या छोटे तबके लेवल का आदमी है, या फिर ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसकी इज्जत नहीं है, जिसके अधिकार नहीं है, या जिसको अनटचेबल समझा जाता है, या किसी भी प्रकार का उस कम्युनिटी के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। सामाजिक जो वो है व्यवस्था ऐसी है जहां पर इनइक्वालिटी है, असमानताएं बहुत है समाज में, उसकी वजह से भी एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। यहां पर कोई लॉ, कोई कानून, लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन समाज में असमानताएं हैं। क्या इन असमानताओं को दूर करा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करा जा सकता है। इसके लिए एक पावरफुल ऑर्गन होता है जो कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार लोगों को दिए हैं तो लोग उनको एंजॉय कैसे करें, और जो नहीं कर पा रहे तो उनको कैसे एंजॉय करवाना है। और इसके लिए वो इंटरप्रेटर होता कौन है? वो इंटरप्रेटर होता है जुडिशरी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सामाजिक असमानता है और कुछ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बंदिशें लग रही हैं उनके फ्रीडम के ऊपर, और कैसे जुडिशरी इंटरवीन करके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके उन असमानताओं को मिटाकर समानता लाने की कोशिश करेगा। हाजी अली दरगाह केस, ठीक है, या फिर सबरीमाला टेंपल मूवमेंट। शनि शिंगणापुर केस। इन तीनों केसेस में कोर्ट ने आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए ये समझा कि जितने अधिकार मर्दों के पास हैं, संविधान ने उतने अधिकार फीमेल्स को भी दे रखे हैं, वुमेन को भी दे रखे हैं। इसलिए इनकी एंट्री किसी भी नॉर्म्स की वजह से रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ग्रीन फ्लैग दे दिया महिलाओं की एंट्री को, कि महिलाएं भी अब इन रिलीजियस प्रीमाइसेस में एंटर कर सकती हैं। तो बताओ, समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी चली आ रही थी, ये इनइक्वालिटी स्थापित कैसे थी? अगेन इसकी वजह से, जो नॉर्म्स चले आ रहे थे। विचारधारा या धारणा यह थी कि मेंस्ट्रुअल एज की विमेन, जब तक एक औरत की जिंदगी में उसको पीरियड्स के फेज से गुजरना पड़ता है, जब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, उस टाइम पर उसको इन प्रेमाइसिस में एंटर नहीं होने देना है। वैसे ऐसा ही जो मेंस्ट्रुअल एज विमेन वाली जो बात है, ये सबरीमाला टेंपल के ऊपर थी। लेकिन हाजी अली के अंदर विमेन की एंट्री प्रोहिबिट होना और शनि शिंगणापुर के ऊपर मोर और लेस इशू यही था। कोर्ट ने लेकिन प्रोएक्टिव स्टेप लिया। जजमेंट काफी ज्यादा एक ऐसी थी जो कि थोड़ी सी लोगों की बुद्धि को खोले, उनकी तकियालूसी सोच के अंदर कुछ एक रैशनैलिटी और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग भरे, कि विमेन की बॉडी को चाइल्ड बियर करना होता है, इसलिए उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है। कुदरत ने, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, ये होने को औरतों के साथ रुककर मर्दों के साथ भी हो सकता था मेंस्ट्रुअल साइकिल।
लेकिन कोर्ट ने सारी चीज़ों का हवाला देते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 14 का इस्तेमाल करते हुए औरतों की एंट्री को सुनिश्चित करा। तो जो समाज में जो असमानता थी, जो कि सामाजिक व्यवस्था नॉर्म्स की वजह से थी, उसको चैलेंज करते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करवाई कोर्ट ने। बट हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर कंस्ट्रेंट्स एक इंडिविजुअल की फ्रीडम लिबर्टी के ऊपर लगते हैं तो वो सोशल इनइक्वालिटी की वजह से भी आ सकते हैं, जो कि आपको हो सकता है कास्ट सिस्टम की वजह से सहन करनी पड़े, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो अगर सोसाइटी में तो उस वजह से। द कोटेशन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम ड्रॉज अटेंशन टू द नीड फॉर द कंट्री टू रिमूव सच कंस्ट्रेंट्स, जहां पर हमें एक ही चीज को प्रीच करना चाहिए और वो है इक्वालिटी इन एवरी सेंस। पर्सन ए के पास अगर इक्वालिटी है तो वो बी के पास भी उतनी होनी चाहिए, हर एक दायरे के अंदर, सी के पास भी, डी के पास भी, ई के पास भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना था फ्रीडम के ऊपर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे फ्रीडम के ऊपर, ये जो आपको पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसको, ये उन्होंने लाहौर में 19 अक्टूबर 1929 19 अक्टूबर 1929 में एक स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस को संबोधित करा था, वहां पर उन्होंने ये वाली बात कही थी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में। नेताजी का कहना था, इफ वी आर टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, अगर हम अपने विचारधारा में एक तब्दील उसको करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज की फॉर्म में, तो वी हैव फर्स्ट टू होल्ड अप बिफोर अस एन आइडियल विच विल गैल्वेनाइज आवर होल लाइफ। उन्होंने कहा हमें सबसे पहले एक दृढ़ संकल्प, एक प्रिंसिपल को, एक आइडियल को पकड़ना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हम अपनी पूरी जिंदगी का जो पहिया है वो निर्धारित करने के लिए तय हो जाए, एग्री कर जाए। और ये आइडियल, ये प्रिंसिपल है फ्रीडम का। बट फ्रीडम इज अ वर्ड, ये सारी बातें नेताजी ने कही उस मीटिंग में। उन्होंने कहा लेकिन जो फ्रीडम है वो एक ऐसा शब्द है जिसके अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एंड इवन आवर कंट्री द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम हैज अंडरगॉन अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने कहा जिस टाइम पर 19 अक्टूबर 1929 में जब ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस डेट से पहले भी, जब ये स्पीच दे रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि इस जमाने से पहले भी फ्रीडम का जो मीनिंग है वो इवॉल्व होता हुआ है। नेताजी ने कहा बाकी सबको हटाओ, मैं बताता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है। बाय फ्रीडम आई मीन ऑलराउंड फ्रीडम। उनका कहना था फ्रीडम का मतलब मेरे लिए एक पर्सन की जिंदगी में ऑलराउंड लिबर्टी, ऑलराउंड फ्रीडम होना। वो फ्रीडम इंडिविजुअल के लिए भी हो और सोसाइटी के लिए भी हो, वो अमीर के लिए भी हो, गरीब के लिए भी हो, मर्दों के लिए भी हो, औरतों के लिए भी हो, इंडिविजुअल के लिए भी हो, क्लासेस के लिए भी हो, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की अगर कोई पॉलिटिकल बंदिश है, आपको किसी ने जकड़ रखा है, आपको जेल में डाल रखा है, हाउस अरेस्ट कर रखा है, आपके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, अत्याचार करा जा रहा है, विदाउट रीजन अरेस्ट करा जा रहा है, ये सिर्फ इस पॉलिटिकल बॉन्डेज की आज़ादी नहीं है, बट कैसे जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वल तरीके से, कास्ट बैरियर जो हैं वो एबॉलिश हो, सोशल इनइक्विटीज जो हैं वो एबॉलिश हो, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, इनकी समाप्ति होनी चाहिए हमारे देश से। जड़ जड़ तक ये मतलब जड़ तो छोड़ दो, कहीं पर भी इसका नामो निशान नहीं दिखना चाहिए, जहां पर लोग हैं अपनी कम्युनिटी के बेसिस पर प्राउड फीलिंग करते हुए, जैसे हम लोग इसको कहते हैं कम्युनलिज्म जो होता है ना, एक प्रकार का। आपने एक इंग्लिश में वर्ड सुना होगा कभी, ये वर्ड सुना है किसी ने? शोविनिज्म। जब भी आपको किसी चीज के ऊपर प्राउड फीलिंग होती है और उस प्राउड फीलिंग के चलते आप एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लग जाते हो,
उस भावना को कहते हैं शॉविनिज्म। उस भावना को कहते हैं शॉविनिज्म। ठीक है। तो कम्युनल शॉविनिज्म बेसिकली क्या है कि अपनी कम्युनिटी के ऊपर आपको प्राउड फील होना कि हम तो पंजाबी हैं, हम तो बनिया हैं, हम तो सरदार हैं, हम तो राजपूत हैं। और इसके बेसिस पर फिर आप अपनी पावर को ज्यादा सुप्रीम मानकर दूसरे कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हो। या तो मॉरल पुलिसिंग का रोल निभा रहे हो, या फिर रिसोर्सेस अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके रख रहे हो। और रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये दो ऐसी चीजें जो कि समाज का नाम, समाज का अस्तित्व और समाज के अंदर रहने वाले लोगों के जो इक्वल अधिकार होते हैं उनसे उनको वंचित करके रखते हैं, उनसे उनको छीन लेता है। दो चीजें, कम्युनिज्म और रिलीजियस इंटॉलरेंस, इनको हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, ऐसा नेताजी का कहना था। तो दिस इज एन आइडियल विच में अपियर यूटोपियन। अच्छा, यूटोपियन कोई भी चीज ऐसी चीज होती है, इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं, जो वर्ड है ना यूटोपियन, एनीथिंग, इसका मतलब क्या होता है देख लो। एनीथिंग विच इज एक्सट्रीमली एंड टोटली परफेक्ट विदाउट एनी डिफेक्ट। कोई भी चीज जिसके साथ जीरो लिमिटेशंस जुड़ी हो। अगर आपकी ये विचारधारा है तो आप एक यूटोपियन जिंदगी जी रहे हो। क्यों जी रहे हो अभी बताता हूं। बिकॉज सच थिंग इज इमेजिनरी, आइडियलिस्टिक, फिक्टिशियस, और ऐसी कोई चीज जिसके अंदर जीरो डिफेक्ट हो, जीरो लिमिटेशन हो। पहली बात है, कोई एग्जिस्ट करती भी नहीं है। बिकॉज यू आर कंसिडरिंग दिस एज परफेक्ट सेटअप। ये यूटोपियनिज्म को कौन प्रीच करता था, कौन फॉलो करता था? प्लेटो। प्लेटो अपने विचारों में यूटोपियन है। जब वो कंसेप्ट देता है, फिलोसफर किंग का अपनी बुक द रिपब्लिक में, तो फिलोसफर किंग को वो ऐसे दिखा रहा है, उसकी क्वालिटीज को ऐसे बता रहा है कि जैसे यही सब परेशानियों का, दुखों का, तकलीफों का निवारण है एथेंस सिटी स्टेट के लिए, कि इसके अंदर जीरो डिफेक्ट है। और अगर ये आ जाए सत्ता में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, वो फिलोसफर किंग के रूप में अपने आप को लाना चाह रहा था पावर में, लेकिन ये बात कहता नहीं है कभी डायरेक्टली, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ऑलरेडी उसके गुरु को जहर दे चुके थे, सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस नहीं था अपने विचारों में यूटोपियन, लेकिन प्लेटो था। और यूटोपियन पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक होता है, दिन में सपने देखने वाला। तो वो यूटोपियन वर्ड को मतलब मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो नेताजी कहते हैं ये जो आइडिया है कि बाय फ्रीडम आई मीन दिस दैट ये वो, तो इट में अपियर यूटोपियन टू हार्ड हेडेड मैन एंड वेमेन। ठीक है, जिनकी खोपड़ी टॉलरेंस वाली नहीं है। हार्ड हेडेड मैन मतलब जिनके खोपड़ी में जो वो चीज सोचकर बैठे हैं वही उनकी दुनिया है, वो कोई नई चीज नहीं सीखना चाहते हैं, और वो हमेशा हर चीजों को लेकर पेसिमिस्टिक रहते हैं, नॉट ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे लोगों को हार्ड हेडेड मैन एंड वेमेन कहा जाता है। बट दिस आइडियल अलोन कैन अपीज द हंगर इन द सोल। यही जो है आपकी आत्मा की जो भूख है फ्रीडम की, और एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी बिताने की, अच्छे खासे पैसे हों और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको, और सिर्फ
आप ये सपना लेकर नहीं बैठे हो, सोसाइटी में हर एक पर्सन ये सपना लेकर बैठा हुआ है। अगर आपकी आत्मा की ये अंदरूनी जो ख्वाहिशें हैं, अगर इसको कोई पूरा कर सकता है, तो वो फ्रीडम जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेता जी का कहने का मतलब था कि बाय फ्रीडम आई मीन फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी, रिच, पुअर, मैन, विमेन, इंडिविजुअल क्लासेस, ठीक है। इट डज नॉट मीन ओनली पॉलिटिकल बॉन्डेज, emancipation from political bondage, freedom from political bondage, but equal distribution of wealth, abolition of caste barriers, abolition of social inequities, destruction of communalism, destruction of religious intolerance। ये ऑलराउंड फ्रीडम जो है, यही आपको हर एक परेशानी, दुख तकलीफों से निजात दिलवा सकती है। समझ में आया गांधी जी का स्वराज का कंसेप्ट और सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स और नेताजी का आइडिया ऑफ फ्रीडम। सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स तो ईजी है ना, ये तो समझ गए होगे ना। कभी कभार आपके ऊपर जबरदस्ती भी लाया जा सकता है, और कभी कभार अगर डेमोक्रेटिक सेटअप हो तो थ्रू रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लॉज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब के थ्रू भी लाया जा सकता है, राइट। क्लियर है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स, हमें कंस्ट्रेंट्स चाहिए ही क्यों है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।